हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर पटेल। आज आप लोगों के बीच भूगोल का चैप्टर लेकर आए हैं और आज हम लोग भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं और आज का टॉपिक है पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ मैटर्स जानते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे इसका मतलब इसकी उत्पत्ति कितना साल पहले हुआ, उत्पत्ति के बारे में जानते हैं और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो पृथ्वी यानी कि कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले, ठीक है, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो इसकी उत्पत्ति हुई थी कार्बन डेटिंग यानी कि कार्बन डेटिंग के अनुसार। ठीक है, पृथ्वी के इतिहास के पहले से अरबों वर्षों के भीतर, ठीक है, जीवों का विकास महासागरों से हुआ। ठीक है, और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे एनारोबिक और एरोबिक जीवों का प्रसार हुआ। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गईं और नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। सूर्य से उत्तम दूरी, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान ने जीवों में विविधता को बढ़ा दिया। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है 78% और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। ठीक है, CO2 की मात्रा 0.03% है CO2 की मात्रा। ठीक है, और वायुमंडल में ओजोन की एक मोटी परत है जो वायुमंडल की एक परत है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, और चलिए जानते हैं पृथ्वी जो है क्या है। पृथ्वी एक उपग्रह है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। ऐसे डिस्टेंस के आधार पे देखा जाए, यानी कि दूरी के सूर्य से दूरी के आधार पे देखा जाए तो पृथ्वी जो है सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सबसे बड़ा तीसरा दूरी के स्थान पे तीसरे स्थान पे पृथ्वी है। दूरी यानी सूर्य से तीसरा मतलब पृथ्वी का क्रम जो है तीसरा है। जैसे कि सूर्य से पहले नज़दीक में क्या है, बुध है, बुध के बाद शुक्र है और उसके बाद पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बाद मंगल आ जाता है। तो ये चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों में जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति आता है। ठीक है, और चलते हैं पृथ्वी के व्यास के बारे में जानते हैं। पृथ्वी का व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है, लेकिन इसका ध्रुवीय व्यास थोड़ा सा कम है, यानी कि 12,714 किलोमीटर इसका ध्रुवीय व्यास है और व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और पृथ्वी जो है पृथ्वी के सतह का 71% भाग जल तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। इस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसके दोनों ध्रुवों पर एक बर्फ की मोटी परत है। ठीक है, यानी कि दोनों ध्रुवों पे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों ध्रुवों पे बर्फ की मोटी परत जमी हुई है।
आज देखा जाए तो पृथ्वी पर पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तापमान बढ़ने का कारण है बहुत सारे प्रदूषण। और तापमान बढ़ने से क्या होगा कि तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघलेंगी, टेम्परेचर बढ़ेंगी और जल का स्तर बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों को पोल्यूशन को कम करना होगा, पूरे मानव जाति को पोल्यूशन को कम करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, ताकि वो CO2 का ऑब्जर्वेशन कर सके और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पाद कर सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो केपलर ने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य जो है स्थिर है। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में। तो पृथ्वी का आकार जो है कैसा है, ज्वाइड है, यानी कि गुलाब या गुआब कहा जाता है इसे। यानी कि कहने का मतलब ये कि कोई कहता है कि पृथ्वी जो है चपटी है, कोई कहता है पृथ्वी गोल है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे इसमें मतभेद है कि पृथ्वी है कैसी। लेकिन पृथ्वी है कैसी, ये गुलाब है, यानी कि न ये अंडाकार है न ये गोलाकार है, ये दोनों के बीच का पार्ट है। ठीक है, भाग है। पृथ्वी विषुवत रेखीय क्षेत्रों से अधिक प्रसारित है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल लगता है। पृथ्वी जब घूमती है तो इस अपकेंद्रीय बल लगता है, जिससे विषुवत रेखीय क्षेत्र में प्रसार अधिक हो जाता है। ठीक है, घूर्णन के कारण क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, जिससे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में प्रसार अधिक हो जाता है। यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है थोड़ा अधिक फैला हुआ है, जबकि ध्रुवों पे वो कम लगता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है, यानी कि विषुवत रेखा क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण जो बल है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सबसे कम होता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है, यानी कि पोल्स पे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, तो आप लोग आंसर देंगे ध्रुवीय क्षेत्रों पे। अतः रॉकेट या सैटेलाइट का प्रक्षेपण विषुवत रेखीय क्षेत्रों से किया जाता है। ठीक है, यानी कि रॉकेट या उपग्रह जो भी प्रक्षेपण करना होता है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों से किया जाता है। पृथ्वी की धुरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वह काल्पनिक रेखा, एक्सिस ऑफ द अर्थ, वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है, ठीक है, उसे पृथ्वी की धुरी करते हैं, एक्सिस ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की धुरी लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव को अक्षीय झुकाव कहते हैं। पृथ्वी की, यानी कि विषुवत रेखा बीचों बीच है पृथ्वी के, और विषुवत रेखा से पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की दूरी लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव को अक्षीय झुकाव कहा जाता है। अब चलते हैं और पृथ्वी की कक्षाओं के बारे में जानते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 150 मिलियन किलोमीटर होता है। यानी कि अब चलिए देखते हैं, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 100, यानी कि एक खगोलीय दूरी की बराबर होता है 150 किलोमीटर। ठीक है, ये रहा बीच में आपका सूर्य हो गया। ठीक है, अगर नज़दीक रहेगा
ये 147 किलोमीटर, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी से नज़दीक रहेगा तो उसे कहा जाता है उपसौर। उपसौर की यानी कि 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे पास होता है, 147 मिलियन किलोमीटर लगभग, ठीक है, जिसे पेरिहिलिन या अपसौर कहते हैं। और यहाँ पे विकिरण जो होता है सामान्य की अपेक्षा 7% अधिक होता है सौर विकिरण, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक होता है। और जब ये 4 जुलाई को, यानी कि 4 जुलाई को अपसौर की क्रिया होती है, ठीक है, और इसकी पृथ्वी की दूरी सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर होती है। यहाँ पे सूर्य विकिरण जो होता है -7, सामान्य की अपेक्षा -7% कम होता है, क्योंकि ये सूर्य से ज़्यादा दूरी पर उस समय पृथ्वी होती है। यानी कि जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिक दूरी पे होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर जो है 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अपसौर की क्रिया जो होती है वो 4 जुलाई को होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से अधिक दूरी पे होती है। और उपसौर किसे कहते हैं, तो उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है और यह सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है, यानी 147 मिलियन किलोमीटर होता है। और जबकि अपसौर जो होता है 152 किलोमीटर होता है। और यहाँ पे विकिरण कम होता है क्योंकि दूरी पे है सूर्य, तो सीधी सी बात है कि दूरी पर रहेगा तो विकिरण कम होगा, और दूरी अगर नज़दीक होगा तो विकिरण सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए जानते हैं वह अस्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है उसे पृथ्वी की कक्षा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। पृथ्वी की कक्षा कैसा है, तो दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण पृथ्वी तथा सूर्य के बीच हमेशा समान दूरी नहीं रहता है, ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत 150 किलोमीटर दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई का मान भी 150 मिलियन किलोमीटर होता है, यानी कि एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है, 150 मिलियन किलोमीटर होता है। चलते हैं उपसौर के बारे में जानते हैं। उपसौर क्या होता है, तो उपसौर वह स्थिति जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, ठीक है, सबसे कम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। यानी कि यह 3 जनवरी को होती है जब पृथ्वी पर सामान्य से 7% अधिक सौर विकिरण प्राप्त होती है, ठीक है। सामान्य से 7% अधिक विकिरण होती है, इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत नज़दीक होती है, इसलिए यहाँ पे सौर विकिरण ज़्यादा होता है। और अपसौर में क्या होता है, 7% कम होता है, क्योंकि वो सबसे अधिक दूरी पे होती है। तो वह स्थिति जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी होती है उसे अपसौर की घटना कहा जाता है। और इस दौरान पृथ्वी पर सामान्य से 7% कम और सौर विकिरण प्राप्त होती है। यह 4 जुलाई को होती है। उपसौर और अपसौर 2 स्थितियां उत्तरी गोलार्ध की मौसम स्थितियों के अनुकूल होती हैं, ठीक है। उपसौर और अपसौर की दोनों घटनाएं जो होती हैं स्थितियां उत्तरी गोलार्ध की मौसम परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं। पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण या घूर्णन, रोटेशन जिसे कहता है, यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ में पहला हम लोग पढ़ेंगे परिभ्रमण या घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी के चारों ओर की जाने वाली गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पे चारों तरफ की जाने वाली गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ठीक है। पृथ्वी जो है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी को एक परिभ्रमण पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड वक्त लगता है। और पृथ्वी को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है एक परिभ्रमण पूरा करने में। परिभ्रमण के प्रभाव, सूर्य का पूर्व से उदय, परिभ्रमण
के प्रभाव यानी कि परिभ्रमण होने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य का पूर्व से उदय होते तथा पश्चिम में अस्त होते हैं। सूर्य का यानी कि परिभ्रमण से यानी कि पृथ्वी कैसे घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो सूर्य का इसका प्रभाव क्या होता है, तो सूर्य का पूर्व से ही उदय होना और पश्चिम में अस्त होना, ठीक है, प्रतीत होना। दिन और रात का निर्माण, दूसरा इसमें क्या है प्रभाव होगा, दिन और रात का निर्माण होगा, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक भाग छाया में चला जाता है और एक भाग एक साइड में सूर्य चला जाता है। ठीक, प्रतिदीप्ति का वृत्त दिन और रात वाले स्थानों को अलग करता है, ठीक है। तो तीसरा क्या होता है, कोरोलियस बल का निर्माण, ठीक है, कोरोलियस बल का निर्माण, परिभ्रमण के कारण कोरोलियस बल का निर्माण होता है। यह बल मुक्त रूप से गति कर रही वस्तुओं पर लगता है। कोरोलियस बल का मान विषुवत रेखा क्षेत्र में शून्य होता है, ठीक है। कोरोलियस बल का निर्माण विषुवत रेखा क्षेत्र में शून्य होता है तथा ध्रुव क्षेत्रों में कोरोलियस बल का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली ये बात है कि कोरोलियस बल का ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी ध्रुवों पे अधिक होता है और विषुवत रेखा पे कम होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह वस्तुओं को दाईं ओर मोड़ता है, ठीक है। कोरोलियस बल जो है उत्तरी गोलार्ध में यह वस्तुओं को दाईं ओर मोड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि पूरी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है, यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा से नीचे जो होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। और यानी कि उत्तरी कोरोलियस बल जो है उत्तरी गोलार्ध में यह वस्तुओं को दाईं ओर मोड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में यह वस्तुओं को बाईं ओर मोड़ता है। कौन, कोरोलियस बल, ठीक है। ध्रुवों पे सर्वाधिक लगता है और विषुवत रेखा पे कम लगता है। कोरोलियस बल के कारण चक्रवात का भी निर्माण होता है। चक्रवात क्यों आते हैं, कोरोलियस बल के ही कारण होते हैं, ठीक है। प्रति चक्रवात का भी निर्माण बल के ही कारण होता है, ठीक है। प्रति चक्रवात का भी निर्माण कोरोलियस बल के कारण ही होता है, ठीक है। परिक्रमण, अरे कि देखिए चक्रवात जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। क्यों, इसलिए क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में जो है ये कोरोलियस बल वस्तुओं को दाएं मोड़ देता है, इसलिए, ठीक है, क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉक कैसे होता है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक चक्रवात आते हैं, ठीक है। परिक्रमण दूसरा घटना चलते हैं पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में जानते हैं, यानी कि पृथ्वी की गतियां हैं जो कि मोशन ऑफ द अर्थ में परिक्रमण दूसरा आता है। पहला घूर्णन था और दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन 6 घंटा लगते हैं, ठीक है। किसका परिक्रमा करती है, तो सूर्य का। 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसीलिए 365 दिन में एक साल होता है, ठीक है। परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है। परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने के दिन तथा रात का निर्माण होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने का दिन तथा रात, ठीक है, 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है ध्रुव क्षेत्रों पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि परिक्रमण और अक्षीय झुकाव के कारण, ठीक है, ऋतु का निर्माण होता है। स्प्रिंग इक्विनेक्स यानी कि बसंत विषुव, बसंत विषुव कब होता है, 21 मार्च को, ठीक है। और ऑटमन विषुव यानी
ग्रीष्म विषुव का होता है 13 सितंबर को। विंटर यानी कि शीत विषुव क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। इस स्थिति के दौरान सूर्य जो है विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, इक्विनक्स में क्या होता है कि विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है। अतः इस दिन के दौरान पृथ्वी पर सभी स्थानों पर 12 घंटा का दिन होता था, 12 घंटा की रातें होती हैं। विषुव की स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है, एक बनता है बसंत विषुव, एक शरद विषुव बनता है। ठीक है, शरद विषुव कब होता है, 23 सितंबर को, और बसंत विषुव जो होता है बसंत विषुव 21 मार्च और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। ठीक, अब चलते हैं, पढ़ते हैं अयनांत। अयनांत क्या होता है, इस स्थिति के दौरान सूर्य जो है 23.5 डिग्री के ठीक ऊपर स्थित होता है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार होती है। ग्रीष्म अयनांत कब होता है, 21 जून को। ठीक है, इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रातें होती हैं। ठीक है, 21 जून को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। शीत अयनांत क्या होता है, तो यह जो है 22 दिसंबर को होता है, और यह इस दौरान जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात, जबकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो शीत अयनांत कहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।